नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। यहाँ पर आज हम लोग 18 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। बाकी मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाम है यूरेनियम गुरुजी और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। बाकी आपको डेली क्विज या फिर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन की गी स्पेस कंपनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए कितने जी सैट कॉम उपग्रह को सफलतापूर्वक अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो टोटल कितने उपग्रह लॉन्च किया है। पहली बात ही कौन सी कंपनी हो जाएगी इनकी। तो गी स्पेस कंपनी है, ये कहाँ की कंपनी है, चाइना की है। अभी हाल ही में इसने 11 उपग्रह को लॉन्च किया है। कितने उपग्रह को लॉन्च किया है, 11 उपग्रह को लॉन्च किया गया है चाइना की। ये चाइना की गी स्पेस कंपनी है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या इसका उद्देश्य रहने वाला है इसको लॉन्च करने के पीछे। तो इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी, ठीक है, इसके संचार के लिए, आईओटी संचार उपयोग के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें टोटल अगर उपग्रह की हम लोग बात करें, टोटल कितने उपग्रह लॉन्च करने हैं इसको, तो कुछ दिन पहले इन्होंने भी लॉन्च किए थे। कुल 30 उपग्रह पहले लॉन्च हो चुका था। अगर पहले बात करें हम लोग, 30 उपग्रह जो इनके हैं, 30 उपग्रह ये पहले लॉन्च हो चुके थे। और अभी हाल ही में कितने लॉन्च हुए हैं, 11 उपग्रह और लॉन्च हो गए हैं। टोटल कितने हो गए हैं, टोटल हो गए अब 41 उपग्रह ये टोटल लॉन्च कर चुके हैं। अच्छा, इसमें ये जो सीक्वेंस इनका चल रहा है गी स्पेस कंपनी का इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के लिए, टोटल कितने उपग्रह अगर पूछा जाए लॉन्च करने वाले हैं ये लोग टोटल, तो ये टोटल करने वाले हैं 72। टोटल उपग्रह जो होगा कितना लॉन्च होगा, 72। वर्तमान में कितना हो चुका है, 41 हो चुका है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। कहां पर स्थापित करते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाता है उपग्रहों को, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में S&P द्वारा 18 साल बाद भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की गई है। तो S&P जो कंपनी है एक रेटिंग प्रोवाइड करती है इकोनॉमी को लेकर के देश की। तो इसके पहले जो इन्होंने भारत को रेटिंग दी थी 2007 में, 2007 में जो रेटिंग दिया था इन्होंने भारत को, वो क्या था, BBB- ये रेटिंग दिया था। और अभी हाल ही में 2025 में रिवाइज किया इन्होंने रेटिंग को और फिर से रेटिंग दिया है भारत को। इस बार इन्होंने BBB रेटिंग दिया हुआ है। इससे क्या है, मतलब थोड़ा सा सुधार हुआ है इकोनॉमी में और इन्होंने भारत की इकोनॉमी को अब काफी हद तक स्टेबल बताया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, BBB रेटिंग अभी हाल ही में दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इनके अनुसार 2026 तक, इनके अनुसार 2026 फाइनेंशियल ईयर में भारत की जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट ये भी इन्होंने बताया है कितना, तो 6.5% ये रहने की उम्मीद है, इन्होंने ऐसा बताया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, इस उद्देश्य के साथ मिशन सुदर्शन चक्र ये किसने लॉन्च किया है। तो अभी आपको पता होगा 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस इस बार 15 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, कहां पर झंडा फहराया जाता है, तो लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा किया है। कौन सा मिशन यहां से लॉन्च किया है, कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो मिशन सुदर्शन चक्र। क्या नाम हो जाएगा, मिशन सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र। इस मिशन को यहां से लॉन्च किया गया है। क्या उद्देश्य रहने वाला है इस मिशन का, उद्देश्य की बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य रहने वाला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, को मजबूत करना। एक तो ये रहने वाला हमारा डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग करना है, ठीक है, आत्मनिर्भर भी बनना है, और साथ ही में महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठान है उसकी रक्षा करना। साथ में और क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, ये इसका उद्देश्य है।
महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान का मतलब जैसे अस्पताल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, धार्मिक स्थल हो गया, डैम वगैरह हो गया, ये सब महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान स्थल के रूप में इसमें शामिल किया गया। धार्मिक चीजें भी इसमें इंक्लूड होंगी। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग करना इसका उद्देश्य है ही। बाकी इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर भाषण दिया है, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जो भाषण इन्होंने यहाँ पर दिया है, रिकॉर्ड भाषण दिया है, 103 मिनट तक लगातार इन्होंने भाषण दिया यहाँ पे, जो कि रिकॉर्ड अपने आप में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लद्दाख के रक्ते खुबानी को पहली बार किस देश को निर्यात किया गया है? तो अभी हाल ही में कहाँ का है ये? लद्दाख का है। लद्दाख क्या नाम है इसका? रक्ते खुबानी। ये फ्रूट होता है रक्ते खुबानी वहां का, ठीक है। इसके पास जीआई टैग भी है, लद्दाख का जीआई टैग भी इसके पास है। अभी हाल ही में इसको बेचा गया है, निर्यात किया गया है। निर्यात किया गया है किस देश को? सऊदी अरब को। किस देश में? सऊदी अरब में इसको निर्यात किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। लद्दाख की बात आई है तो यहाँ के किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग है ये भी आप लोग जान लीजिए। लद्दाख के अगर हम लोग जीआई टैग की बात करेंगे तो एक तो पश्मीना ऊन को मिला था यहाँ पे, पश्मीना ऊन जो कि भेड़ बकरियों के ऊन बनाया जाता है। दूसरा यही खुबानी हो गया, यहाँ पर रखते खुबानी, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। लद्दाख की जो लकड़ी पर नक्काशी होता है, लद्दाख की लकड़ी नक्काशी, इसको भी जीआई टैग मिला है। लद्दाख का ध्यान रखें। और एक और है सी बकथोर्न। तीन इस कुछ प्रोडक्ट है लद्दाख के जिनको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, इसको ध्यान रखें। ये वो फ्रूट है रक्ते खुबानी, आप देख सकते हैं फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के मशहूर टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के पिता बेस पेस, इनका निधन हो गया है। उनका संबंध किस खेल था? पहली बात तो फोटो में देखिए आपको लिएंडर पेस दिख रहे हैं, ये उनके पिताजी हैं। इनका नाम क्या हो जाएगा? बेस पेस। क्या नाम है इनका? बेस पेस इनका नाम, इसको आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध पूछा कि किस खेल से था, तो ये नहीं कि ये भी टेनिस खेलते थे, नहीं, इनका संबंध किससे था? हॉकी से। हॉकी टीम के, ये भारतीय हॉकी टीम के भी सदस्य रह चुके हैं। अगर हम लोग बात करें जब पहला वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का, हॉकी वर्ल्ड कप फर्स्ट वाला जब हुआ था, कब? 1971 में, तो उस समय ये भारतीय टीम का हिस्सा थे और भारतीय टीम ने क्या जीता था? कांस्य पदक। क्या जीता था? कांस्य पदक। उसके बाद 1972 में जो म्यूनिक ओलंपिक हुए थे, उसमें भी भारतीय टीम ने क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। और उसका भी हिस्सा कौन थे? ये बेस पेस, जो कि लिएंडर पेस के पिताजी हैं। क्योंकि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी से इनका संबंध है। इनकी उम्र कितनी थी? 80 वर्ष इनकी उम्र थी वर्तमान में जब इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में ग्राम सभाओं और अन्य पंचायत बैठकों के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा एआई आधारित टूल लॉन्च किया है? तो ये अभी लॉन्च किसने किया है? पहली बात तो पंचायती राज मंत्री वर्तमान में कौन है? इन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये वर्तमान में कौन है? तो ये है आपके राजीव रंजन सिंह। कौन है? राजीव रंजन सिंह वर्तमान में है। इन्हीं को लल्लन सिंह के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसमें हो गया क्या? तो एक एआई टूल है। क्या है? एआई टूल है। नाम क्या है इसका? सभासार। इसका नाम क्या हो जाएगा? सभासार इसका नाम है। इसमें होगा क्या? तो जो वहां पे कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग वगैरह होता है, उसमें जो बातचीत होती है, ठीक है, उसमें सिर्फ काम वाली बात को जनता में पब्लिक करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जो कि एआई करेगा ये काम। जो भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी उसमें जो काम वाली एकदम टू द पॉइंट बात होगी, उसको वहां से निकाल के लोगों के बीच में पब्लिक किया जाएगा। यही इसका उद्देश्य रहने वाला है। अच्छा, सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ है? सबसे पहले लागू किस राज्य में हुआ है? इसको अभी लागू किया गया है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में यह लागू किया गया है। धीरे धीरे और राज्यों में भी इसको लागू किया जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सभासार। नेक्स्ट है कि हाल ही में मनाए गए भारत के 79 नंबर के स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय यानी थीम क्या था? तो अभी आपको पता होगा कि हम लोगों ने इस बार 79 नंबर का इंडिपेंडेंस डे मनाया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इस बार का थीम यानी विषय क्या है? थीम क्या है? तो नया भारत।
क्या है इसका थीम? नया भारत। क्या उद्देश्य है इसका? तो 2047 तक विकसित होना, विकसित भारत, विकसित भारत। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया है। थीम क्या हो जाएगा? नया भारत। ठीक है, समृद्ध, सुरक्षित और साहसी राष्ट्र, ये भी है। बाकी इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये 12वीं बार ठीक है तिरंगा इन्होंने फहराया है, तिरंगा फहराया है। ठीक है, लाल किले के प्राचीर पर, लाल किले के प्राचीर पर इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। ठीक है, इसके पहले जो सबसे ज्यादा बार फहरा चुके हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी हैं जो कि 11 बार, और अब इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, 12 बार इन्होंने तिरंगा फहराया लाल किले से। बाकी मोदी जी की सहायता करने के लिए कौन थी यहाँ पर? जब तिरंगा फहराने गए तो उनके साथ में कौन गई थी? तो रसिक शर्मा गई थी। कौन गई थी? रसिक शर्मा गई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है उनका साथ देने के लिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? न्यू इंडिया, नया भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में केरल और कर्नाटक के बाद तीसरा राज्य कौन है जिसने वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक इसको लागू किया है? तो हाल ही में इसको अभी किसने लागू किया है? पहली बात तो हॉक प्रणाली की बात करेंगे। हॉक प्रणाली, HAWK, इंग्लिश में लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा ये, हॉक। ठीक है, इस प्रणाली को पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल। क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल, ये इसकी आपका फुल फॉर्म हो जाएगा इसका। इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें होगा क्या कि निगरानी रखा जाएगा किस पे? वन पर, यानी फॉरेस्ट पे, और वन्य जीव यानी वाइल्ड लाइफ जो एनिमल होते हैं उन पर निगरानी रखा जाएगा। और मतलब कैसे कोई शिकार तो नहीं कर दे रहा है, या फिर जो लुप्त प्राय हो जा रहे हैं, इंडेंजर कैटेगरी में है, उन सब के बारे में यहाँ पे नजर रखा जाएगा इसमें। इसको ध्यान रखें आप लोग। सबसे पहले ये चीज केरला में ही बना था, वहीं पर लागू हुआ था, उसके बाद कर्नाटक में हुआ, उसके बाद अब कौन सा बन गया राज्य? इस बार जो नया राज्य बना है तमिलनाडु। ठीक है, यह तीसरे नंबर का है, इसने इस सिस्टम को अपनाया है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग बात करें अगर केरल की, केरल इसमें कब शामिल हुआ था? 2019 में। और उसके बाद कर्नाटक कब शामिल हुआ था? कर्नाटक का शामिल हुआ था 2022 में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और 2017 में केरल के वन विभाग और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट ने इसको मिलकर बनाया था, इसको भी ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को यह मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि जो विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ था, ठीक है, तो उस समय जो हुई त्रासदी थी और लाखों लोग मतलब बलिदान दिए, अपने घर से बेघर हो गए थे, उसी के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी? इसको मतलब मनाया कब से जा रहा है? तो 2021 में वर्तमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने घोषणा किया था इसका कि हम लोग 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे। तब से यह मनाया जा रहा है, कब से? 2021 से। नेक्स्ट है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली बार कैडर समीक्षा की मंजूरी दी है? तो ये BSF को दिया गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनको दिया गया है, सीमा सुरक्षा बल को। ये क्या है कैडर समीक्षा? तो इसमें प्रमोशन बहुत नहीं हो पाया था लोगों का जब से BSF बना है। BSF का फॉर्मेशन की अगर बात करेंगे तो 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के बाद इसको बनाया गया था। कहाँ के लिए? तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है, ठीक है, इनके बॉर्डर पर रखवाली के लिए BSF का फॉर्मेशन किया गया था। तब से लेकर आज तक इसमें प्रमोशन जो है, जिसका 2-3 बार प्रमोशन हुआ था, मैक्सिमम एक ही बार हो पाया है, प्रमोशन पे कोई समीक्षा नहीं हुई। तो उसी के बारे में हो गया है कि अब प्रमोशन वगैरह में भी समीक्षा होगी। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A। बाकी आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में रोहित कृष्ण भारत के किस नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इसका जवाब छापेंगे कमेंट में आप लोग। सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए आप लोग। बाकी मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।